नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज कंटेंट लेकर उपस्थित हुआ हूं सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक को समझने के लिए सहसंबंध का समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए फर्ग्यूसन महोदय की एक परिभाषा है कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना है। ये कहा है, सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना है। यानी कि एक विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी ने भूगोल में और संस्कृत में क्या क्या योग्यताएं पाई है, तो भूगोल में यदि अच्छा है तो किसमें, संस्कृत में अच्छा होगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। और वह किस सीमा तक अच्छा है ये देखना है। यदि एक सब्जेक्ट में वो नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि दूसरे में भी गिरे, ठीक है, उसका उपलब्धि घटे। ये सब पता लगाना है किस सीमा तक। ये जो फैक्टर है इसी को हम गुणांक कहेंगे, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक सहसंबंध, दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध, तीसरा होता है शून्य सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध क्या होता है ये देखना है। जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि हो तो दूसरे सहचर्य के कारण उसके मान में भी वृद्धि हो जाए तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे किसी गैस का समान दाब पर तापक्रम बढ़ने से उसका आयतन बढ़ना अथवा तापक्रम कम होने से उसका आयतन कम होना, गैस के दो चरों तापक्रम और आयतन के बीच धनात्मक संबंध का होना ही है। बहुत सरल परिभाषा है, बहुत सरल उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हो। ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है? जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे चर के मान में कमी आती है अथवा दोनों चर के बीच पाए जाने वाले इस प्रतिकूल संबंध को ऋणात्मक संबंध कहते हैं। एक घटे तो दूसरा बढ़ जाए और दूसरा बढ़े तो पहला घट जाए। उदाहरण के लिए किसी गैस का समान तापक्रम पर दाब बढ़ने से उसका आयतन कम हो जाए अथवा दाब कम होने से उसका आयतन बढ़ जाए। गैस के दो चरों के मध्य आयतन के बीच ऋणात्मक संबंध होगा। शून्य सहसंबंध क्या है? जब किसी वस्तु, समूह अथवा घटना के किसी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इन दोनों चरों के मध्य का संबंध जो होता है सहसंबंध, उसे शून्य सहसंबंध कहते हैं। जैसे किसी गैस के आयतन के बढ़ने अथवा घटने से रासायनिक सूत्र में कोई अंतर न हो तो दो चरों आयतन और रासायनिक सूत्र के बीच का जो सहसंबंध है वो शून्य सहसंबंध कहलाएगा। अब देखते हैं रेखीय सहसंबंध क्या होता है। जब एक चर में होने वाले परिवर्तन दूसरे चर में होने वाले परिवर्तन एक अनुपात में हो तो उसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। बहुत सुंदर स्पष्ट है कि जब एक चर में होने वाला परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन यदि एक अनुपात में हो तो उसे रेखीय सहसंबंध कहेंगे। जैसे एक विद्यार्थी मैथ में 15 अंक लाया है और कितना उसी के अनुपात में संस्कृत में भी लाया है, इसका मतलब है दोनों का सहसंबंध निकालेंगे तो वो रेखीय सहसंबंध होगा। फिर हमने अगला टेस्ट लिया, फिर अगला देखा, फिर अगली परीक्षा में इसी प्रकार से है तो ये क्या होता है, रेखीय सहसंबंध होगा। जैसे खेल में देख लें, एक बालक खेल में अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है और ये बराबर चलता रहता है और अनुपात दोनों का सही है तो रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। इसके विपरीत परिवर्तन का अनुपात यदि अस्थिर हो जाए तो उसका सहसंबंध वक्र रेखीय सहसंबंध होगा। वेरी गुड, वक्र रेखीय संबंध या अरेखीय संबंध कहलाएगा। ठीक, यानी रेखीय सहसंबंध, अरेखीय सहसंबंध अथवा वक्र सहसंबंध दोनों को परिभाषित
कर लिया गया है। यदि विपरीत हो और यदि समांतर चल रहा हो, अनुपात सही हो तो। सहसंबंध गुणांक क्या होता है? सहसंबंध गुणांक एक ऐसी अनुपातिक संख्या है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की प्रकृति यानी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य अथवा उसकी मात्रा को स्पष्ट रूप से आपको ज्ञान कराए, बोध कराए, वही है सहसंबंध गुणांक। क्लियर हो गया होगा, आशा है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा। अब देखेंगे हम गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा। इसमें बताया गया है कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो बताती है कि दो चर आपस में किस सीमा तक संबंधित हैं और उसमें किसी एक में परिवर्तन होने से दूसरे में किस सीमा तक परिवर्तन होता है। अब हम सारणी से देख सकते हैं कि कैसा मान होता है तो क्या व्याख्या होती है। सहसंबंध गुणांक एक आनुपातिक संख्या है जिसका मान -1 से +1 तक होता है। इसे हम धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध प्रकट करते हैं और बीच सहसंबंध की मात्रा को बोध कराती है। इसी बीच में सहसंबंध गुणांक की व्याख्या हम इस सारणी के द्वारा कर सकते हैं। सहसंबंध गुणांक दिया गया है और सहसंबंध गुणांक की व्याख्या की गई है। यानी प्लस यहाँ पे हम चलें बीच से तो अत्यंत निम्न, ये A1 2 3 4 5 यानी 6 पे आपका दिया गया है +0.012 +0.20 तक। यहाँ पे दिया गया है ये, ठीक, ये क्लियर। ये देखिए यहां से देखते हैं तो ये 0 है, क्लियर। और उसके बाद हम धनात्मक चलते हैं तो ऊपर की तरफ चलेंगे +0.21 से 0.40 तक निम्न यानी धनात्मक सहसंबंध हो। धनात्मक ऊपर हो जाएगा, नीचे ऋणात्मक हो जाएगा, ये तो सेम है। फिर उसके बाद ये 0.41 से लगा करके 0.70 तक सामान्य हो जाएगा, ठीक। और फिर 0.71 से +0.99 तक उच्च हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध, सब धनात्मक होगा ऊपर। +0.91 से +0.99 तक हो जाएगा अत्यंत उच्च, वेरी हाई, जिसे धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। और +1.00 ये हो जाएगा पूर्ण यानी धनात्मक सहसंबंध, परफेक्ट इसको कहा जाएगा। अब हम ऋणात्मक रूप से देखें तो वही क्रम चलाएगा नीचे, -0.21 से 40 तक, 0.40 तक माइनस में ही निम्न ऋणात्मक सहसंबंध, फिर 41 माइनस में और -0.70 सामान्य ऋणात्मक सहसंबंध, फिर -0.71 से -0.90 तक उच्च सहसंबंध, कौन, ऋणात्मक। और फिर -0.91 से लगा के -0.99 तक अत्यंत उच्च यानी वेरी हाई ऋणात्मक सहसंबंध। और ऋणात्मक में ऋण लगाकर देखेंगे माइनस करके 1, तो ये पूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट, ये ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करेगा। अब हम देखेंगे कि सहसंबंध के गुणांक की गणना कैसे करेंगे। सहसंबंध की गुणांक की गणना हम करेंगे। ज्ञात करने के लिए कई विधियों का विकास किया गया है विद्वानों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा, अनुसंधानियों द्वारा, जिनमें 2 विधियां मुख्य रूप से प्रयोग की जाती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि पहली है। स्पीयरमैन की क्या है, रैंक अंतर विधि। और दूसरी है पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि। कौन कौन सी 2 विधियां हैं जो सहसंबंध गुणांक की गणना करती हैं? पहला स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि और दूसरा पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। धन्यवाद।